भारत का एक बहुत गहरा इतिहास इसकी जड़ों में दबा हुआ है, जिससे कई दिलचस्प कहानियाँ, किंवदंतियाँ और अंधविश्वास पैदा होते हैं। ये कहानियाँ और अंधविश्वास पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिनमें से एक है विष कन्या का रहस्य। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत में प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास विष कन्याएं हुआ करती थी, जो उनके सबसे खतरनाक दुश्मन को मारने या कोई भेद निकालने के काम आती थी। ये बहुत ही खास थी, जिन्हें ऐसा बनाने के लिए एक बहुत ही खास प्रक्रिया से गुजरना होता था, जिस कारण इन्हें ह्यूमन वेपन भी कहा जाता था। ये वो बच्चियां होती थी जो अक्सर राजाओं की अवैध संतानें होती थी, जैसे कि दासियों के उनके मेल से आई संतानें या फिर अनाथ या गरीब बच्चियां। इन्हें राजमहल में ही रखकर इनका ध्यान रखा जाता था, जिन्हें इनकी बढ़ती उम्र के साथ जहरीला बनने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता था। इन्हें कम उम्र से ही कम मात्रा में अलग अलग तरह का जहर दिया जाता था, फिर धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ाई जाती थी। इस प्रक्रिया में ज्यादातर बच्चियां मर जाया करती थी, कुछ विकलांग हो जाती थी। जो बच्चियां सही सलामत रहती उन्हें और घातक बनाया जाता था। उन्हें नृत्य, गीत, साहित्य सजने संवरने और लुभाने की कला में पारंगत बनाया जाता था। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि वो इस तरह तैयार हो कि किसी राजा महाराजा से बातचीत कर उन्हें लुभा सके। और युवा होते होते वो इतनी जहरीली हो जाती थी, उनके शरीर का स्पर्श भी जानलेवा हो जाता है, क्योंकि विष कन्या का पूरा शरीर यानी उनका थूक, पसीना, खून सब कुछ जहरीला हो चुका होता था। लिहाजा उनसे किसी भी तरह का शारीरिक संबंध जानलेवा साबित होता था। जहरीला बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को मिथ्रीडाइटिज्म नाम से जाना जाता है, जिसके तहत शरीर में धीरे धीरे जहर डालकर उसे जहर के लिए इम्यून बनाया जाता था। मिथ्रीडाइटिज्म हर तरह के जहर के साथ नहीं किया जाता था। इसके लिए केवल उसी तरह का जहर लिया जाता था जो बायोलॉजिकली ज्यादा जटिल संरचना के हो, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम उसी पर प्रतिक्रिया देता है। कहा जाता है कि ग्रीक राजा सिकंदर जब दुनिया फतेह करने निकला था, तो उसके गुरु अरस्तु ने उसे भारत की विष कन्याओं के बारे में आगाह किया था। युद्ध कला के महारथी मैसेडोनिया के इस प्रशासक ने भारत फतेह के दौरान ये खास ध्यान रखा कि उसका यहाँ की युवतियों के साथ ज्यादा संबंध ना हो, या हो भी तो जांच परख कर। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र मिलता है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान उनके सलाहकार और गुरु चाणक्य ने भी विष कन्याओं से जुड़ी जानकारी साझा की है। हिंदू माइथोलॉजी कल्कि पुराण में भी विष कन्या विष के बारे में बताया गया है कि वो इतनी जहरीली थी कि उसे देखने या चुंबन लेने से किसी की भी जान जा सकती थी। नृत्य गीत के देवता गंधर्व की पत्नी सुकन्या भी विष कन्या मानी जाती थी। लोक कथाओं में भी विष कन्या विषय खूब फला फूला। संस्कृत साहित्य सुकस पतीत में तोता अपनी कहानी की नायिका को अपने शरीर के जहर से मारने वाली युवती पर कहानी सुनाता है। विदेशी साहित्य भी इस विषय से अछूता नहीं रहा। इंग्लिश पोइट एल्फ्रेड एडवर्ड हासमैन के ख्यात कविता संकलन और शराब शाह लैड में मिथ्रीडाइटिज्म को रूपक की तरह यूज किया गया। हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है जो पुराने समय में विष कन्याओं की होने की पुष्टि कर सके, लेकिन तब भी दुनिया भर के साहित्य और लोक कथाएं इसके होने पर मुहर लगाते हैं। हनी ट्रैप को विष कन्या का ही आधुनिक टर्म माना जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह की महिला जासूस होती है जो सेना के अधिकारियों से जरूरी जानकारी निकालने के लिए अपनी सुंदरता को हथियार की तरह यूज करती है, जैसे कि माता हारी, जिन्हें बाद में एजेंट S21 के नाम से जाना गया, जो कि उनका सीक्रेट कोड था। विष कन्याओं की तरह विष पुरुष भी हुए, जैसे कि गुजरात का सुल्तान महमूद एक विष पुरुष था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपने थूक से किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। नादिर शाह को भी एक विष पुरुष के रूप में जाना जाता है। हालांकि अधिकतर विष पुरुष प्रतिरोधी इस वजह से बने ताकि वो किसी भी कन्या के साथ रिलेशन बनाए तो उन्हें कोई भी हानि ना पहुंचे। दोस्तों, भले ही आज इन विष कन्याओं का कोई खास जिक्र नहीं मिलता, पर इतिहास की कथाएं और मिथ इस खतरनाक हथियार के होने का साक्षी हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।